Welcome student. So student, today I am going to discuss about the genetics class 12th botany first unit. So इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवाया है. जेनेटिक्स में मैंने हेरिडिटी एंड वेरिएशन मैंने फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का था उसमें डिस्कस करवाया था. सो आज की हम इसमें डिस्कस करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस. सो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? स्टूडेंट, जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स. सो सिंपली हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स क्या है. Genetics is a branch of science which deals with the study of genes. Okay, so जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. ओके, सो जीन्स बेसिकली हमने कल फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जीन्स जो हैं बेसिकली वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. मतलब जनरेशन टू जनरेशन जीन्स जो है वो इनहेरिट करते हैं. मींस पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, मींस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो द वे ऑफ ट्रांसफरिंग मतलब वो जो एक एक जो सिस्टम था ट्रांसफर होने का, कैसे जीन्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, वो जो एक एक जो साइंस थी उसको डिस्कवर किया था मेंडल साहब ने. तो उन्होंने दिया था मेंडेलियन इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस टर्म हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट अपने वीडियो में कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो हमने बात की थी कि इनहेरिटेंस का मतलब है जिसमें करेक्टर ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में. तो कौन से करेक्टर ट्रांसफर करते हैं? बेसिकली वो करेक्टर्स किसकी फॉर्म में होते हैं? जीन्स की फॉर्म में होते हैं. तो हमने ये सब बातें डिस्कस की थी. जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके वो पार्ट देखें. हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला फर्स्ट वीडियो जो है वो, एंड देन इस वीडियो को वो देखें. तो इनहेरिटेंस का मतलब हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, तो जेनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ जीन्स. ओके, और वो जीन्स कैसे ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. वो जो एक साइंस थी जीन ट्रांसफरिंग प्रोसेस की, उसको फाइंड आउट किया था मेंडल ने. सो दैट्स व्हाई मेंडल वाज कॉल्ड, मतलब मेंडल्स, जॉर्ज जॉन मेंडल जो है इनका पूरा नाम था, जॉर्ज जॉन मेंडल कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया. मतलब इन्होंने इनहेरिटेंस बियोलॉजी थी, बियोलॉजी जो है वो दी थी. इनहेरिटेंस का मतलब ऑलरेडी वही हम रिपीट बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस किसका? बायो का. बायो में हम यहाँ पे बात, बायो बियोलॉजी में हम जीन्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं. मतलब कि जो जीन्स होते हैं, जो हमारी लाइफ में जीन्स हैं, वो कैसे ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में. जैसे हम अपनी बात करें तो हमने जो जो हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी में जितने भी करेक्टर हैं, जैसे मैंने डिस्कस करवाया था पहले कि जैसे कलर ऑफ आईज है, साइज ऑफ नोज हो गया, शेप ऑफ मतलब कोई भी ऑर्गन ले लो, तो बॉडी का फिजिक हो गया. तो ये सारे करेक्टर बेसिकली कौन एक्सप्रेस कर रहा है? जीन्स. तो ये जीन्स हमने कहाँ से लिए? हमने अपने पेरेंट्स से ड्राइव किए हैं. तो बेसिकली ये जो एक प्रोसेस है ट्रांसफरिंग होने का जीन्स का, तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस. ओके, तो इसको हम इनहेरिटेंस बियोलॉजी भी कहते हैं. ओके, सो बात करते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेनेटिक्स में जो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज जो है वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा मेंडल्स जो हैं, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इनका बायोडाटा हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो अगर हम जॉर्ज जॉन मेंडल की लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन 1822 से 1884 तक रहा. ओके, तो इनका जो जन्म है वो सिल्सियन एक विलेज है, हैंजरडॉर्फ, ऑस्ट्रिया, जो एक सेंट्रल यूरोप है कंट्री, वहां पे हुआ था. तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना है. ठीक है, तो वहां पे इनका एक इनका बोर्न हुआ, जन्म हुआ. और ये जो जो जॉर्ज जॉन मेंडल थे, ये बिलोंग करते थे फार्मर फैमिली में. मतलब ये बहुत गरीब फैमिली से थे और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. ठीक है, मतलब ये फार्मर फैमिली से थे और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. ओके, सो अब थोड़ी सी हम इनकी एजुकेशन के रिलेटेड बात कर लेते हैं. तो प्राइमरी एजुकेशन जो है ये इन्होंने, प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने अपनी जो है, ये एक अगस्तियन मोनेस्ट्री थी, गुरुकुल जिसका नाम था, अगस्तियन मोनेस्ट्री गुरुकुल में. गुरुकुल मतलब जैसे रिलीजियस प्लेस हो गई, तो वहां पे इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अचीव की थी. वहां पे सेंट थॉमस एबे, जो एक मतलब एक जो मोनेस्ट्री थी ब्रून में, तो एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, तो इतने में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन जो है अपनी कंप्लीट की. देन हायर एजुकेशन के लिए वो चले गए ऑस्ट्रिया में. ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल वीना थी,
तो उस कैपिटल में यूनिवर्सिटी थी, कैपिटल के नाम पे वीना यूनिवर्सिटी थी, वहां पे ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए चले गए और हायर एजुकेशन में इन्होंने बॉटनी और फिजिक्स में हायर एजुकेशन अपनी की, ठीक है, हायर एजुकेशन इनकी बॉटनी और फिजिक्स में है। ओके, तो बाद में उन्होंने फिर ज्वाइन कर ली मोनेस्ट्री एट ब्रून 1856 में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट मेंडल जो थे, जॉर्ज जॉन मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पीसम सैटिवम। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एक रिसर्च स्टार्ट कर दी गार्डन पी प्लांट पे। तो गार्डन पी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम पीसम सैटिवम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बाकी हम पी के रिलेटेड और बहुत सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, जैसे पी का क्रोमोसोम नंबर, फिर एडवांटेजेस ऑफ की, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, तो ये सारी बातें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट नो यू जस्ट ओनली रिमेंबर दैट कि वहां उन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे। ओके, तो गार्डन पी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो करना स्टार्ट किए। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे गार्डन पी पे बहुत सारी वेराइटीज चाहिए हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना तो उनको डिफरेंट डिफरेंट जो है पी की वेराइटीज चाहिए थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 64 वेराइटीज जो है पी प्लांट की कलेक्ट की। 64 वेराइटीज, ये आपको नंबर याद रखना है कि फर्स्टली उन्होंने कलेक्ट 64 वेराइटीज ऑफ पी फ्रॉम सॉरी सॉरी 64 वेराइटीज ऑफ पी फ्रॉम यूरोप, और उन 64 वैरायटी में से सिर्फ उन्होंने 24 वैरायटीज जो थी वो एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट की इन 1856 में। ओके, सो और ये जो इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये लगभग 7 इयर्स तक इन्होंने किया। तो ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट फॉर 7 इयर्स। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 7 इयर्स तक, तो उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया अपना एक पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि उनका जो फर्स्ट पेपर था जो पब्लिश किया था उसका नाम क्या था। तो पब्लिश्ड हिज पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने पेपर पब्लिश किया। कहाँ पे किया, ब्रून नेचुरल सोसाइटी, साइंस सोसाइटी थी, वहां पे उन्होंने जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी वहां पे उन्होंने पब्लिश किया इन द ईयर 1866 में। ओके, एंड वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेंडल इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। रिमेंबर, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो पायोनियर हैं वो मेंडल जो है उनको कहा जाता है पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बिकॉज Mendel was the person who demonstrate the mechanism of inheritance. Means they demonstrate that how the genes inherit from parents to next generation. So that's why मेंडल जो थे, जॉर्ज जॉन मेंडल को पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा गया, क्योंकि वो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था मैकेनिज्म इनहेरिटेंस का, मतलब जीन्स कैसे ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। तो वो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो इसलिए उनको पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का। ओके, मेंडल गेव इंपॉर्टेंट लॉज ऑन जेनेटिक्स। तो मेंडल जो थे उन्होंने इंपॉर्टेंट लॉज दिए जब उन्होंने फर्स्ट पेपर अपना पब्लिश किया। तो आफ्टर दैट उन्होंने जेनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज दिए, बट फर्स्टली जो है उनके लॉज को रिजेक्ट कर दिया गया। फर्स्टली क्या किया, फर्स्टली देयर लॉज वर रिजेक्टेड। ओके, तो इन द ईयर 1900 मेंडल जो वर्क था उसको रीडिस्कवर्ड किया गया बाय थ्री साइंटिस्ट में ये जो थ्री साइंटिस्ट थे इनमें एक था ह्यूगो डी वेरीज नीदरलैंड, ठीक है। तो ये इनकी प्लेस ऑफ कंट्री है, कहाँ से बिलोंग करते थे, ह्यूगो डी वेरीज नीदरलैंड। कार्ल कोरिन्स जो है ये जर्मनी के थे, और इरिच वोन टैशलमार्क ऑस्ट्रिया का। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम जब मेंडल ने जो लॉज दी उनको रिजेक्ट कर दिया गया, एंड आफ्टर दैट 1900 में मेंडल का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर्ड किया गया थ्री साइंटिस्ट के द्वारा। एंड देन इन्होंने रीडिस्कवर्ड जब किया, मतलब इन्होंने मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया। रीडिस्कवर्ड का मतलब हुआ कि जो मेंडल ने बातें बोली थी
वही सेम बातें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में फाइंड आउट की, जो बातें उन्होंने कहा था, जो जैसे उन्होंने मेंडल्स ने, जॉर्ज एंड मेंडल जो थे, उन्होंने जैसे लॉज दिए थे, जैसे प्रिंसिपल्स कहे थे कि क्या इनहेरिटेंस का प्रोसेस होता है, कैसे इनहेरिटेंस मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ जीन्स ट्रांसफरेंस कैसा होता है, वैसा ही इन्होंने अपने जो वर्क थे उनमें रीडिस्कवर किया। सो देन जो है मेंडल को कंसीडर किया गया, देन मेंडल वाज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो तब जो है जॉर्ज एंड मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल दिया गया। एंड लेटर्स बाद में जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो बाद में लेटर जो है ये फाइंड आउट किया कि वो जो लॉज थे, ये जो जॉर्ज एंड मेंडल ने जो लॉज दिए थे, ये लॉज जो है ये एनिमल्स में भी अप्लाइड हो रहे थे, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ जो जीन ट्रांसफर प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में हो रहा था, वैसा ही मतलब एक मैकेनिज्म इनहेरिटेंस का देखा गया एनिमल्स में, तो ये लॉज जो है वो एनिमल्स में भी अप्लाइड थे। ओके, सो वन थिंग यू शुड आल्सो क्लियर दैट कि मेंडल जो थे, जॉर्ज एंड मेंडल ने ये जो लॉज दिए थे, ये लॉज उस टाइम पे दिए थे जिस टाइम पे डीएनए अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, मतलब उस टाइम पे अभी डीएनए डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तो इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने डीएनए के बीच में जो जीन्स का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रहता है वो डिस्कवर कर दिया था, मतलब इतना अर्ली टाइम पे उन्होंने बता दिया था कि जीन्स का ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये हमें, ये बेसिकली तब हुआ था जब डीएनए भी स्टिल डिस्कवर्ड नहीं था। तो अगर हम बात करें डीएनए कब डिस्कवर्ड हुआ, तो डीएनए जो है, डीएनए 1953 में डिस्कवर्ड हुआ। ओके, तो डीएनए जो है 1953 में डिस्कवर्ड हुआ। तो जो जॉर्ज जॉन मेंडल थे, जो मेंडल थे, मेंडल जो थे, उन्होंने अपना वर्क 1856 में स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि इन्होंने जो लॉज दिए थे बेसिकली वो कितने अर्ली टाइम पे दिए थे। सो दैट्स व्हाई मेंडल कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मतलब कि वो काम करना, इन्होंने मतलब मैकेनिज्म बताया, इन्होंने मैकेनिज्म बताया जीन ट्रांसमिशन का। ठीक है, तो मैकेनिज्म कहाँ पे हो रहा है, डीएनए में हो रहा है, तो डीएनए डिस्कवर्ड नहीं था, तो मतलब इतना इन्होंने अर्ली एडवांस पे ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसका इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म बताया था। सो दैट्स व्हाई इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो और भी जैसे हम बात करें यहाँ पे माइटोसिस की, ये भी आपको बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। माइटोसिस, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है सारी प्रोसेसेस जो है ये आफ्टर आफ्टर 19th सेंचुरी जो है ये डिस्कवर्ड हुई थी, आफ्टर 19th सेंचुरी डिस्कवर्ड हुई। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज Mendel's experimental plant. So now question arises that why Mendel selected pea plant and what are the advantages of pea plant. So these all advantages we will discuss in detail. So let's we start. Okay, so PCM, अगर हम पी की बात करें तो पी का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, पीसम सैटिवम। एंड पीसम सैटिवम जो है बिलोंग टू फैमिली पैक्लियोनिएसी फैबेसी। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी फैमिली जो है ये कौन सी है। तो ये आगे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन आ जाता है कि पी जो है वो उसकी फैमिली कौन सी है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, पी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 14 होता है। ठीक है, पी में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो 2n इज इक्वल टू 14, 2n का मतलब यहाँ पे हो गया डिप्लाइड, तो मतलब डिप्लाइड कंडीशन, डिप्लाइड फॉर्म, 2n कितना है इसमें 14। ओके, तो अगर ये n वाला जो इस तरह का जो ये 2n हम लिखते हैं, जो ये अगर इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ये आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो ये मैं अलग से आपको ये कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे 2n का मतलब अभी राइट नो आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि 2n जो है ये एक डिप्लाइड फॉर्म है। जैसे हम अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग्स में डिप्लाइड जो नंबर है क्रोमोसोम का वो कितना है, 46 है। तो इसी तरह से पी में डिप्लाइड कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 14 है। ओके, तो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पी प्लांट। ओके, तो पी प्लांट की जो है बहुत सारी एडवांटेजेस थी, तो इसलिए जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। फर्स्ट एडवांटेज ये थी कि जो पी प्लांट है ये एनुअल प्लांट था। पी प्लांट क्या होता है, एनुअल प्लांट होता है। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो अपना लाइफ स्पैन 1
ईयर में, मतलब 1 एनम मतलब 1 सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एनुअल्स वो होते हैं जो अपना 1 सीजन में लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं। तो मतलब एनुअल प्लांट है तो इसका क्या होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा। तो उनको मतलब उन्होंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया क्योंकि शॉर्ट, जब प्लांट शॉर्ट होगा तो उसको हम मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ड्यूरेशन जो होगा वो कम होगा, मतलब जल्दी हम उसका एक जैसे प्लांट को ग्रो करेंगे तो हमें पूरे प्लांट के करेक्टर मतलब उसका पूरा लाइफ स्पैन ही लगभग जो है 1 एनम में कंप्लीट हो रहा है, तो हम जल्दी अपने एक्सपेरिमेंट को कर पाएंगे। तो अगर उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा तो हम तो एक प्लांट को ही ग्रो करते रहेंगे, उसमें ही इतना टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ गया पी प्लांट, जो है उसको हम ग्रो कर सकते हैं और क्रास्ट कर सकते हैं इजीली। तो बेसिकली ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी हम पी प्लांट को जो है वो सोन करते हैं, तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। और इसको क्रॉस अगर करें, क्रॉसिंग ओवर करें, इसमें अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो भी बड़ी इजीली हो जाती है। क्यों इजीली हो जाती है ये आगे आपको एडवांटेजेस में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थर्ड एडवांटेज इसकी है कि इसमें प्रोजेनी जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होती है। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग्स। तो जब जैसे एक पी प्लांट जो है अगर हम उसको सोल्व करें तो उस पे हम कितने फ्रूट्स जो है वो ग्रो कर पाएंगे। पी प्लांट एक होगा तो एक के ऊपर कितनी जो है आगे उसके सीड्स लगेंगे, तो मतलब कितने पी प्लांट जो है आगे मतलब कितनी प्रोजेनीज जो है वो आगे प्रोड्यूस कर सकता है। तो लार्ज नंबर में प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन इसका क्या था, 2 to 3 मंथ्स, मतलब 2 से 3 मंथ में ये अपना लाइफ जो है वो कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। एंड पी के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की बात करें तो पी में जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं मतलब वन फ्लावर हैविंग बोथ सेक्सेस, मतलब फ्लावर के बीच में दोनों सेक्सेस होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये जो है ये कोई प्लांट है और प्लांट में ये फ्लावर है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये, तो लेट्स सपोज ये फ्लावर है और इस फ्लावर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड यहाँ पे क्या होगा, ओवरी होगी, तो यहाँ पे ओव्यूल्स होंगे। तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनोशियम, पिस्टल, और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आप देख रहे हो, ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन में 2 पार्ट्स है मेन, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये एंथर है और ये फिलामेंट है। तो मतलब ये एक फ्लावर है जिसमें मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो पी प्लांट जो है ये इस तरह का फ्लावर था, बाइसेक्सुलर हर्मेफ्रोडाइट। ओके, सो बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट जो फ्लावर है इसमें हम देख रहे हैं कि बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है इसमें अगर यहाँ पे क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ सॉरी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, व्हेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होंगे जब फुली मैच्योर होंगे, ठीक है, स्टेमन जो है ये ब्रस्ट होगा, और स्टेमन ब्रस्ट होगा, और इसी स्टेमन के ब्रस्ट होने पे जो पोलन निकलेगा, पोलन यहाँ से पोलन जो है इसी के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेगा। तो क्या होगा, इसी सेम फ्लावर का जो पोलन है वो सेम फ्लावर के पिस्टल पे, उस स्टिग्मा पे, पिस्टल जो स्टिग्मा जो पिस्टल का पार्ट है, स्टिग्मा पे ये मतलब इसका पोलन जो है ये इसके स्टिग्मा पे फॉल करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं मतलब पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बेसिकली, पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज जस्ट फ्यूजन बिटवीन गैमेट्स। तो मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल है, दैट्स व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। तो ये बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ गया, अच्छा यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों को समझ आ गई कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें सेल्फ का मतलब एक और अगर हम एक इजी वे में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो सेल्फ का मतलब जो पोलन अपने आप मतलब इटसेल्फ जो है
विदाउट एनी एजेंसी, विदाउट एनी एजेंट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंच जाएगा, उस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगी जिस 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 पोलन ट्रांसफरिंग प्रोसेस में कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जहां पे जिस जिस पोलन ट्रांसफरिंग प्रोसेस में एजेंट इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ओके, नाउ पी प्लांट में एक और एडवांटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि इसमें वेल कंट्रास्टिंग फ्लावर्स और सेक्स ऑर्गन्स थे। तो वेल कंट्रास्टिंग फ्लावर्स मतलब कि कुछ पी प्लांट में सीधे सीधे जैसे व्हाइट फ्लावर्स थे, येलो फ्लावर्स थे, बिल्कुल कंट्रास्टिंग, बिल्कुल डिफरेंट जो है, एक एक डिफरेंशिएटिंग कलर के फ्लावर्स जो है वहां पे शो हो रहे थे। मतलब डिफरेंशिएटिंग करेक्टर था, कंट्रास्टिंग करेक्टर था, बिल्कुल कंट्रास्ट था। ठीक है, इजिली मतलब आइडेंटिफाई हो रहे थे फ्लावर्स। ओके, और सेक्स ऑर्गन्स भी क्या थे, बिल्कुल इजिली डिफरेंशिएट हो रहे थे। मेल सेक्स ऑर्गन इजिली जो है ऑब्जर्व हो रहे थे और फीमेल जो है ऑब्जर्व हो रहे थे। So well contrasting flowers and sex organs. So last one is well defined contrasting character. तो already we discussed that कि well contrasting character means जैसे वहां पे क्या था, जैसे अगर हम एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेके अगर हम यहाँ पे पी प्लांट में देखें, तो पी प्लांट में जैसे हम देखते हैं कि कुछ पी प्लांट में सीड जो है वो राउंड होंगे और कुछ प्लांट्स में क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे। तो सीड की शेप को लेकर, सीड की शेप, अगर सीड की शेप को लेके हम बात करें तो कंट्रास्टिंग शेप क्या होगी, इसमें राउंड करेक्टर होगा और रिंकल्ड होगा। मतलब ये कंट्रास्टिंग करेक्टर है कि सीड जो है वो शेप में कुछ राउंड है और कुछ रिंकल्ड है। तो ये कंट्रास्टिंग, तो इस तरह से कंट्रास्टिंग करेक्टर थी। ठीक है, ओके। सो लास्ट वन करेक्टर जो है पी प्लांट में, बेसिकली पी प्लांट जो है इसमें, पी प्लांट जो है, पी प्लांट में जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स में जब मैच्योरिटी पीरियड आता है तो उस टाइम पे हम आ, हम अपनी चॉइस से वहां पे पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम चाहते हैं कि इस सेम फ्लावर का जो पोलन है वो इसी के स्टिग्मा पे, जो सेम इसका यहाँ से पोलन रिलीज होगा, ये पोलन इसी के स्टिग्मा पे फॉल ना करे, तो हम क्या करेंगे, इस एंथर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज इमेस्टिकुलेशन। तो पी प्लांट में इमेस्टिकुलेशन जो है वो भी बड़ी इजी होती है। हम बड़ी इजीली, वेरी इजीली यहाँ पे एंथर को रिमूव कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस सेम फ्लावर का जो एंथर है वो पोलन रिलीज ना करे इस स्टिग्मा पे, तो हम क्या करेंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज इमेस्टिकुलेशन। और जब यहाँ पे, अब इसका जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो यहाँ में हम यहाँ पे जब मैच्योरिटी, इस स्टिग्मा में जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, जब ये मैच्योर होगा, मतलब मैच्योर ओवरी होगी, तो हम अपनी डिजायर से यहाँ पे पोलन को स्प्रेड करेंगे और अपनी चॉइस का पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है पी प्लांट के केस में। तो ये बहुत सारी एडवांटेजेस थी, इसलिए पी प्लांट को जो है मेंडल साहब ने सिलेक्ट किया। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 7 पेयर जो होते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर के पी प्लांट में, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द एडवांटेजेस ऑफ पी प्लांट। हमने डिस्कस किया था कि पी प्लांट में पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, वन वन थिंग यू शुड रिमेंबर एंड put in your mind that there are 7 pair of contrasting character। पी प्लांट में 7 पेयर होते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर के। तो वो 7 पेयर जो कंट्रास्टिंग करेक्टर के होते हैं वो मैंने आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं। तो 7 पेयर के जो कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, वो कंट्रास्टिंग करेक्टर बेसिकली हम कह रहे हैं कि पेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो पेयर फॉर्म में होते हैं मींस कि उन करेक्टर में पेयर होता है। पेयर में जैसे हम बात करें कि यहाँ पे हमने बहुत सारे करेक्टर लिए हुए हैं, जैसे फॉर्म ऑफ सीड की बात करते हैं तो पी प्लांट में हम कुछ सीड देखते हैं जो राउंड होंगे और कुछ जो है वो रिंकल्ड होंगे। तो मतलब राउंड जो है ये फुली एक्सप्रेस्ड है और रिंकल्ड जो है ये पूरी तरह से एक्सप्रेस्ड नहीं है। ठीक है, तो राउंड को हम कहते हैं ये डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर होती है कि 7 पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर के हैं और उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट, पुट इन योर माइंड दैट कि यहाँ पे
डोमिनेंट करेक्टर भी होते हैं और रिसेसिव करेक्टर भी होते हैं। मतलब पी प्लांट में डोमिनेंट करेक्टर भी होते हैं और रिसेसिव करेक्टर भी होते हैं। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। तो फर्स्ट अगर हम करेक्टर की बात करें तो फॉर्म ऑफ शेप, सॉरी फॉर्म ऑफ सीड। तो फॉर्म ऑफ सीड में राउंड फॉर्म होती है और रिंकल्ड होती है। तो राउंड जो है, राउंड राउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो राउंड जो है ये डोमिनेंट है, इसको हम डोमिनेंट मानते हैं, ये डोमिनेंट करेक्टर है। और रिंकल जो है इसको स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये क्या है, रिसेसिव करेक्टर है। तो नेक्स्ट हम करेक्टर की बात करते हैं कलर ऑफ कोटिलीडन। कलर ऑफ कोटिलीडन में कोटिलीडन कोटिलीडन जो है, कोटिलीडन क्या हो गया, कोटिलीडन हो गया अगर हम सीड के ऊपर जो इसकी एपिडर्मिस है उसको रिमूव कर दें, सीड के ऊपर से उसकी एपिडर्मिस को रिमूव करें, तो जो लेफ्ट आउट आपको इंटरनल जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज द कोटिलीडन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। प्लांट के सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है बेसिकली वो कोटिलीडन ही होता है। ठीक है, तो कुछ सीड्स आप देखते हो जो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं टू हाल्व्स में, टू पार्ट्स में, तो हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है, बेसिकली दे आर द डाइकोटिलीडनस। मतलब वो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वो डाइकॉट है। ठीक है, तो जिनके सीड्स के अंदर जो एंडोस्पर्म है, कोटिलीडन जो डिवाइड नहीं करता, वो मोनोकॉट में आते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कलर ऑफ कोटिलीडन की बात कर रहे हैं, तो कोटिलीडन का कलर यहाँ पे जो है येलो होता है और ग्रीन होता है। मतलब ये दो आगे ना एक करेक्टर के टू पेयर, एक करेक्टर में पेयर है, पेयर में क्या है, येलो और ग्रीन। तो मतलब इसमें डोमिनेंट फॉर्म भी है और रिसेसिव फॉर्म भी है। तो स्टूडेंट लेट मी रिपीट अगेन कि करेक्टर में डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। ठीक है, तो कलर ऑफ कोटिलीडन में डोमिनेंट येलो है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एंड ग्रीन जो है इसको रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, तो मतलब जब हम कैपिटल लेटर लिखते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि ये डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर स्मॉल लेटर है तो वो रिसेसिव है। ठीक है, आगे हम जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सारी टर्म्स आपकी रिपीट होंगी और ये आपको टर्मिनोलॉजी में भी आपको आगे अभी करवाऊंगा। ठीक है, तो कलर ऑफ फ्लावर्स में हम देखें तो रेड और वायलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं। रेड को कैपिटल आर और वायलेट को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। और इसका रिसेसिव ट्रेट अगर हम देखें तो वो वाइट है, वाइट को स्मॉल आर और स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो दो बार, इसलिए यहाँ पे रेड और वायलेट टू है तो हमने अल्फाबेट आर और वी लिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर किसी को डाउट हो रहा है कि व्हाइट एक है तो हमने आर और वी क्यों लिया, बेसिकली होता क्या है कि जब हम आगे क्रॉसेस पढ़ेंगे, जीन्स का एक पेयर बनाएंगे, तो जीन्स जो होता है वो रिसेस मतलब वो पेयर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आएगा और कैपिटल वी के साथ स्मॉल वी आएगा। तो इस तरह से पेयर इनमें बनाना है, तो इसलिए हम इस तरह के मतलब अल्फाबेट्स मतलब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। ओ शेप ऑफ पॉड, तो पॉड बेसिकली क्या होता है, पॉड होता है बेसिकली एक पॉड हम फ्रूट को ही कहते हैं। फ्रूट बेसिकली जो सिंपल लैंग्वेज में हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं फली, मटर जिसके बीच से निकालते हो आप, पी जिसके बीच से निकालते हो, दैट इज द पॉड। तो उसके शेप की बात करें तो उसमें इन्फ्लेटेड जो है पॉड होती है। इन्फ्लेटेड मतलब बाहर से, मतलब वो मटर का जो फ्रूट है, वो जो फली है उसके बाहर क्या होगा, स्मूथ जो उसका सरफेस होगा, तो वो इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, तो ये डोमिनेंट है। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्टेड जो है ये क्या होगा, बाहर से जो पॉड है वो क्या होगी, रफ होगी। ठीक है, कलर ऑफ पॉड की बात करें तो ग्रीन है और येलो है। तो ग्रीन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। पोजीशन ऑफ फ्लावर्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ फ्लावर्स में अगर हम बात करें तो पी प्लांट में हम देखेंगे कि कुछ पी प्लांट में जो फ्लावर हैं वो उसके एक्सिलरी पोजीशन पे होंगे। ठीक है, ओके, तो एक्सिलरी पोजीशन पे जब होंगे तो हम उनको बोलेंगे डोमिनेंट। और कुछ पी प्लांट में हम देखेंगे कि वो क्या होंगे, टर्मिनल पोजीशन पे होंगे। फ्लावर जो होगा टर्मिनल पोजीशन पे होगा, तो उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। नाउ स्टूडेंट मस्ट टू now about the axillary position and terminal position। तो axillary position और terminal position होती क्या है, listen carefully। axillary position, axillary position फ्लावर की वो पोजीशन होती है जब फ्लावर
स्टेम के एक्सिस पे, मतलब जहां से लीफ निकल रहा है, स्टेम के जिस पार्ट से लीफ निकल रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे लेट्स सपोज ये स्टेम है, तो स्टेम के यहाँ से ये लीफ निकला है, तो जब फ्लावर यहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर ग्रो कर रहा है, तो ये एक्सिलरी पोजीशन है। लेट्स सपोज यहाँ से स्टेम के यहाँ से फ्लावर निकल रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से लीफ निकल रहा है, यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है, ठीक है, ये मेन स्टेम है, दिस इज द मेन स्टेम, और ये ब्रांच है, यहां से फ्लावर निकला, तो ये क्या है, एक्सिलरी पोजीशन है। तो एक्सिलरी पोजीशन होगा जब फ्लावर ग्रो करेगा इन द एक्सिस ऑफ ए स्टेम, ठीक है, एक्सिस एक्सिस जो एक्सिस स्टेम के का जो एक्सिस होगा वहां से जब ग्रो करेगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी। और टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल होता है व्हेन फ्लावर ग्रोन एट द टॉप ऑफ द स्टेम, मतलब जब उसके बिल्कुल टॉप से जो है फ्लावर निकलेगा, अदर देन एक्सिलरी, मतलब कि बेसिकली फ्लावर्स इन प्लांट आर क्लासिफाइड on the basis of their position. Let me repeat again, listen carefully. Flowers plant में क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है, उनकी पोजीशन के बेस पे फ्लावर को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एक्सिलरी फ्लावर आर दोज फ्लावर, एक्सिलरी फ्लावर आर दोज फ्लावर विच ग्रोन एट द एक्सिस ऑफ ए स्टेम, ठीक है, but not at the axillary position. Or in terminal flower are those flower which grown at the top of a stem other than axillary position. मतलब यहाँ पे टर्मिनल के पोजीशन में फ्लावर टॉप पे होगा, एक्सिस पे नहीं होगा, एक्सिलरी में एक्सिस पे होगा, ठीक है, पर टॉप पे नहीं होगा। मतलब एक्सिलरी में एक्सिस है, टी से टर्मिनल, टी से टॉप, सिंपल वे टू रिमेंबर, टी से टर्मिनली, टी से टर्मिनल, टी से टॉप, तो टॉप पोजीशन पे जब फ्लावर होंगे तो उसको टर्मिनल बोलेंगे, और बाकी जो टाइप है वो एक्सिलरी है। ओके, हाइट ऑफ प्लांट में पी प्लांट जो होते हैं कुछ टाल होते हैं और कुछ ड्वार्फ होते हैं, तो जो टाल होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और जो ड्वार्फ होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, ठीक है। तो टाल जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर होती हैं कि पी प्लांट में जो कंट्रास्टिंग, बेसिकली वाई सेलेक्टेड पी प्लांट, बहुत सारे एडवांटेजेस हमने पढ़े, बट एक मोस्ट एडवांटेज ये था पी प्लांट का कि इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, ठीक है। वन पॉइंट क्या था कि कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इनमें पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर था, और थर्ड बात आपको याद रखनी है कि इनमें डोमिनेंट ट्रेड भी था और रिसेसिव ट्रेड भी था, मतलब जो पेयर था, जो करेक्टर थे, उनमें डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड दोनों थे। ओके।